हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना बिजनेस लॉ शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट हैं, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट 2 में आता है, यानी कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम इस पूरे एक्ट्स के बारे में, जितने भी एक्ट्स हमारे बिजनेस बैचलर ऑफ कॉमर्स में दिए गए हैं, इन फ्लो चार्ट्स की मदद से, पीपीटीज की मदद से ही समझेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात शुरू करते हैं तो हमारे पास एक शब्द आता है ऑफर। तो बिजनेस लॉ में ऑफर का मतलब क्या होता है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या आप लोगे? 60,000 रुपीज़ की। तो यहाँ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया है। अच्छा, अब इसमें अमाउंट थी ना कि 60,000 रुपीज़ की बेचना चाहता हूँ। तो ये जो 60,000 रुपीज़ का अमाउंट आए इसे कंसिडरेशन कहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं ये गाड़ी 60,000 रुपीज़ की बेचना चाहता हूँ, क्या आप लेंगे? तो ये मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफर दिया। मिस्टर वाई अगर कहते हैं कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस हुई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना ऑफर कि हाँ जी मुझे स्वीकार है कि मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ। तो जब ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। जब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों होती है तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। और जब एग्रीमेंट को लीगली मान्यता मिल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑफर को हम प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। इसका सेक्शन 2A होता है, एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2B होता है, एग्रीमेंट का सेक्शन 2E होता है और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H होता है। ये जितने भी सेक्शन इस पीपीटी में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। अच्छा, चलो अब एक और बात करते हैं। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट लीगली उसको मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे लीगली मान्यता प्राप्त भी है और वो एग्रीमेंट तो पहले से ही है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये हम 1872 के सेक्शन 10 में पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड एसेंशियल्स क्या है, क्या बातें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं। कोई एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? कंसेंसस, यानी कि रजामंदी। अगर दोनों पार्टीज फ्रीली एग्रीड हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया, किसी तरह का फ्रॉड नहीं है उनके साथ, और वो जेन्युइनली अपनी कंसेंट देती हैं, अपनी रजामंदी देती हैं
कि हाँ हमें ये इतनी कंसिडरेशन में ये बात स्वीकार है, हम ये डील करना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं कंसेंसस। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी। अब हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया था अभी, उसमें हमने कहा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं 60,000 रुपीज़ की, जिसमें मिस्टर वाई ने कह दिया ओके मैं तो ले लूँगा। लेकिन अगर मिस्टर वाई कह दे बाद में कि मेरे पास तो भाई पैसे ही नहीं है, तब उनके पास तो कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं। इसके अलावा, ये तो मैंने जनरल टर्म्स में बात करी, एक तरह से और बात करी जाती है, दोनों पार्टीज लीगली फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। वो लीगल कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए, ना तो वो छोटे होने चाहिए 18 साल से, जिसे हम माइनर कहते हैं, ना ही वो अनसाउंड माइंड के होने चाहिए यानी कि मेंटल, ना ही वो पर्सन लुनेटिक होने चाहिए जो आधे टाइम जैसे डिप्रेशन के मरीज या फिर जिस तरह के मेंटल की माइंड से रिलेटेड कोई भी इनकेपेसिटी हो सकती है, या कोई ऐसी डिसेबिलिटी या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे उन्हें बेदखल किया हो। बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए। पास्ट हिस्ट्री में कोई उनके ऊपर कोई पुलिस केस ना चल रहा हो। वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी से बाहर ना हो, ये सब कैपेसिटी के अंदर आता है। अब इनको हम क्या क्या कहते हैं, वो मेजॉरिटी में आने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए। इसमें एक टर्म और आता है एलियन, वो एलियन नहीं होने चाहिए। एलियन को हम किस में कहते हैं, एलियन में हम क्या इंक्लूड करते हैं कि वो जब दो देशों के बीच वॉर चल रहा होता है या वर्ल्ड वॉर की स्थिति होती है और आपस में जिन देशों का कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं माना जाता, तो हम उस देश के पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ही आता है और वो हम कॉन्ट्रैक्ट में उसको इंक्लूड नहीं करते। वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होता। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी जिस भी बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो किसी तरह से किसी को हार्म ना पहुंचाए। अगर हम किसी को सुपारी दें, इसको मार के आ जाना इतने रुपए में, उसने कहा ठीक है मैं मार ही आऊँगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी जी। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के बाहर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब उसने मार दिया, अगर कल को उसके बॉस ने उसको सुपारी देने से मना कर दिया तो वो पुलिस के पास नहीं जा सकता। चलो आगे चलते हैं। रूल्स गवर्निंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वैलिड ऑफर रूल्स। एक ऑफर के लिए वैलिड रूल्स क्या हैं? मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। आप किसी भी तरह का सोशली किसी को ऑफर दे रहे हो या डोमेस्टिक, अपने घर में आप किसी को अपने हाउस में रिलेटिव्स में कुछ ऑफ़र दे रहे हो तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सोशली समाज में किसी को दे रहे हो वो भी इंक्लूड नहीं होगा जब तक उसकी लीगल
मान्यता नहीं है, लीगल वैलिडिटी नहीं है। आप कोई ऑफ़र दे रहे हो तो उसको क्लियर टर्म्स में दो, डेफिनेट टर्म्स में दो। इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो एम्बिगियस हो, जिसको समझना मुश्किल हो, या जो एक बार में डबल शब्द दे रहा हो, डबल मीनिंग दे रहा हो। और ऑफरी जो हमारी, जिससे हम एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं, वो पार्टी के लिए वो उसको अच्छे से समझाया गया हो। वैलिड एक्सेप्टेंस रूल्स, आपकी एक्सेप्टेंस आई है तो वो एक्सेप्टेंस भी पूरी क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। पूरी परफेक्ट आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मानता हूँ या मानती हूँ। अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स में बनाना पड़ेगा, उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और सिर्फ अगर आप साइलेंस दिखा देते हो कि ठीक है, मान लो एक पीरियड 30 डेज़ का पीरियड दिया गया है कि ऑफरर ने आपको 30 डेज़ का पीरियड दिया है कि मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई से कहा था कि क्या आप ये गाड़ी खरीदेंगे 60,000 रुपीज़ में, आप मुझे 30 डेज़ में जवाब दे देना। तो अगर 30 डेज़ तक कोई जवाब नहीं आया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, अनएक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, अब लीगल कंसिडरेशन पे आते हैं। कोई भी अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको जो भी आप एक्ट करोगे, जिसे हम एब्सिस्टेंस भी बोलते हैं, तो वो ऑफरर के डिज़ायर पे होता है। जब वो कहेगा तब होना चाहिए, चाहे वो पहले, बाद में, फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, लेकिन वो उसी टाइम पे होना चाहिए जब ऑफरर कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 30 डेज़ के पीरियड के बाद आप कह रहे हो कि हाँ जी मुझे एक्सेप्ट है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। और अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर वो कहता है कि आपको इस तरह से अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करनी है, रिटर्न में, ओरल में, डॉक्यूमेंट्स में, इस जगह पे, इस टाइम पे, तो आपको उसी तरह से देनी पड़ेगी अपनी एक्सेप्टेंस। अच्छा, और वो 60,000 रुपीज़ जो हमारा एक्सेप्टर था, यानी कि ऑफरी था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोवाइड करेगा। चाहे वो खुद दे या चाहे वो किसी थर्ड पार्टी, यानी कि एक्स वाई के अलावा जेड आ रहा है, जेड दे रहा है, तो वाई उसको कह रहा है या आप पेमेंट सीधा एक्स को दे दो मेरे बिहाफ पे।
तो भी वो कर सकता है, जैसा चिनैया वर्सेस रमैया के केस में हुआ था। लेकिन अगर नो कंसिडरेशन, अगर 60,000 के अमाउंट कुछ नहीं है या तो ज़ीरो अमाउंट की बात हो रही, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। इसे हम सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस में डालते हैं। अगर आप लव कर रहे हो, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, किसी के तरफ आपको प्यार है, जिससे आपकी फैमिली में आपका कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अगर आप किसी 18 साल से छोटे बच्चे के साथ किसी एग्रीमेंट में आते हो, चाहे उसमें लॉ भी है, कंसिडरेशन भी है, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है वैलिड, लेकिन फिर भी वो वॉइड अब इनटू है, यानी कि स्टार्टिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि आप किसी भी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो एक माइनर एग्रीमेंट कहलाएगा, वो कभी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अगर आप किसी अनसाउंड माइंड के साथ या डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ, एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। किसी इडियट के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट ही कहलाएगा। हाँ, अगर आपने किसी इनटॉक्सिकेटेड या फिर टॉक्सिकेटेड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है, तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने शराब पी रखी थी बहुत सारी, और आपने उसके साइन करा दिया, और उनके फैमिली मेम्बर्स ने प्रूफ कर दिया कि ये तो नशे की हालत में थे, इन्हें होश ही नहीं था, तो आप के लिए वो एग्रीमेंट ही रहेगा। आपने किया हुआ, अगर आपने चुपके से अपने साइन करा लिया उनके, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ऊपर से आपको ही जेल होगी। फ्री कंसेंट के ऊपर चलते हैं। कोअर्जन, अगर किसी के साथ दबाव देकर आपने किसी पर्सन को हाथ पैर बांध दिए और उससे कहा कि आप साइन करो, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे, जान से मार देंगे, जहर पिला देंगे, या कुछ भी गलत आपके साथ कर देंगे, आपके पेरेंट्स के साथ गलत कर देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ गलत कर देंगे, तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं है। आप साइन कर दो, लेकिन बाद में प्रूफ कर दो, तो भी आप बच जाओगे। अनड्यू, ये आपका सेक्शन 15 में, अगर कोई आपको डराकर धमकाकर आपकी सिग्नेचर ले रहा है किसी भी चीज़ पे, या किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, अगर कोई डॉक्टर आपको दिखा रहा है कि हाँ इस तरह से आपका इलाज पूरा अच्छा होगा और आपको कोई आगे चल के नुकसान नहीं होगा, या ये दवाई आपके लिए अच्छी है, आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आप उस दवाई को खाने के बाद डबल बीमार पड़ गए, और बाद में आपका देखा, जब आपने कहीं और इलाज कराया तो पता लगा वो दवाई आपके नर्वस सिस्टम को या फिर आपको किसी भी तरह से हार्म कर गई, तो आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो, और वो उसमें फ्री कंसेंट आपकी मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में आकर किसी की बातों में आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये दवाई खानी चाहिए थी। लेकिन द मेंबर्स शुड नॉट बी आवर डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप यू हैव विद देम। इसी तरह से अगर कोई टीचर किसी तरह से किसी बच्चे को
कह रही है कि इस कॉलेज में किसी तरह का गलत एक्टिविटीज़ नहीं है, या किसी हॉस्टल में किसी तरह की गलत एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, तो आपको आपकी ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन, अगर आपके सामने कोई चीज़ गलत तरह से दिखाई गई, आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई गई कि बहुत अच्छी है, यहाँ जल्दी बसावट हो जाएगी, और वहाँ बसावट नहीं होती है, तो आप केस कर सकते हो। या किसी ने गलत आपको राय दी और किसी और पर्सन ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो दोनों ही जेल जाएंगे। बस आपको केस करना पड़ेगा और प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे इनफोर्सिबिलिटी से, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमने सेक्शन 10 में सारी लीगल एसेंशियल्स पढ़ी थी, वैलिड एसेंशियल्स पढ़ी थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, वैलिड ऑफर, वैलिड रू, वैलिड एक्सेप्टेंस, कंपिटेंसी, कंसेंसस, कंसिडरेशन, ये सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग से वॉइड है, सेक्शन 2G, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इसको हम लॉ में कभी साबित कर ही नहीं सकते। जैसे हमने माइनर एग्रीमेंट के लिए कहा था, अनसाउंड एग्रीमेंट के लिए कहा था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वॉइड एबल, हम उसको वॉइड बना सकते हैं। इसके लिए सेक्शन 2I, अगर आपने एग्रीव्ड पार्टी, किसी पार्टी को अगर उससे कुछ नुकसान हो रहा है, या कोई पार्टी उस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहती है, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहती है, तो उसके ऑप्शन पर जो दूसरी पार्टी है, जिस पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है, वो दूसरी पार्टी से अगर ये कह देती है कि मैं इस एग्रीमेंट के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? और वो पार्टी अगर आपको कह देती है कि हाँ ओके वी कैन, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और आगे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपको आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि हम हायर परचेज में करते हैं। या हम अकाउंट्स में हम देखते हैं फुल सेटलमेंट्स वाले क्वेश्चंस, कि हमारे पास इतने ही पैसे हैं, अब हम आगे नहीं दे सकते, तो हम सेटलमेंट कर लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और उसको साइन करके उस हिसाब से पेमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर किसी पार्टी को उससे कोई नुकसान होता है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी बन जाती है। तो अगर वो चाहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं करना चाहती, तो मत करो, दोनों पार्टीज़ की रजामंदी हो गई, तो आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। इल्लीगल एग्रीमेंट, भाई लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं था, लॉ की कंसिडरेशन में वो सही ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? इल्लीगल। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ते हैं, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन अराइज होती है, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट सामने आते हैं। उनकी मतलब
अगर कॉन्ट्रेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, अगर सिचुएशन अराइज हुई तो पेमेंट देनी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कैसा क्लोज हो जाएगा। आप प्रीमियम भरिए इंश्योरेंस में, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक रखा था, गुड्स रखे थे, आपने उनका इंश्योरेंस करा रखा है 1 साल का, कि अगर इनमें किसी तरह की चोरी चकारी हो गई, फायर से आग लग गई, मेरे गुड्स को लॉस हो गया इन चीज़ों से, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे प्रोवाइड करेगी, जो भी होता है। तो इसके लिए आप प्रीमियम भर रहे थे, लेकिन इस साल इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुई, कोई ना तो आपके लॉस को नुकसान हुआ चोरी चकारी से, ना आपके गोडाउन में आग लगी, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगले साल होगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर एक अनसर्टेन इवेंट्स to do or not to do something if a collateral uncertain event happens or does not happen, इसका सेक्शन 31 होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 68-72, जैसे कि इनमें आपको ना तो कोई ऑफ़र की ज़रूरत है, ना कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए लॉ की नज़रों में परमानेंट है, आपको इन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक लाइट्स को उल्लंघन नहीं करना, तो नहीं करना, अगर आप करोगे तो चालान कटेगा। तो इसके लिए आपसे कोई साइन कराने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को या पुलिस ऑफिसर को, कि अगर आप साइन करोगे तो ही ये आपके ऊपर वैलिड होगी। ये तो आपके ऊपर वैलिड है। हेलमेट नहीं पहनोगे, चालान कटेगा। यानी कि these contracts are imposed by law to prevent unjust enrichment। आप रॉन्ग साइड से ड्राइव नहीं कर सकते, ये सब इसके अंदर आता है। अब फ्लो चार्ट हम देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैसे करें? बाय परफॉर्मेंस। आप दोनों ऑफर और ऑफरर और ऑफरी अपनी सारी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को मान के अपनी परफॉर्मेंस करो। जो आपने कहा, अगर उन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए कहा 60,000 में, तो वैलिड एक्सेप्टेंस भी दी, अपने टाइम पे भी दी, क्लियर टर्म्स कंडीशंस के साथ दी, क्लियर एक्सेप्टेंस दी, डेफिनेट टाइम में दी और पूरी कंसिडरेशन के साथ दी, और गाड़ी उनकी हो गई। तो उन्होंने परफॉर्मेंस करी अपनी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उनकी कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हुआ। बाय एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको फाइनल सेटलमेंट का केस बताया था कि उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया अल्ट्रेशन किए कॉन्ट्रैक्ट में, कि हम नहीं दे सकते तो हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। जैसे 10,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन उन्होंने 9,550 की पेमेंट करी, 50 रुपीज़ का उनको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने एग्रीमेंट नया बनाया, अल्ट्रेशन करी कॉन्ट्रैक्ट में। बाय इम्पॉसिबिलिटी, जैसे हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा, आपने इंश्योरेंस कराया था लॉस बाय थेफ्ट और फायर का, लेकिन ना थेफ्ट हुआ ना फायर हुई, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था आज आपके कैफ़े के रूफ कैफेटेरिया पे फूड पार्टी है, जिसमें आप फायर्स का प्रबंध करेंगे। क्या और अचानक बारिश आ गई, क्या परफॉर्मेंस पॉसिबल है? नहीं ना, तो ये इम्पॉसिबिलिटी की तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई ये कर ही नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल ही नहीं था। तो सामने वाले को मानना पड़ेगा, हाँ जी ये तो इम्पॉसिबल था, तो वो कैसे करता। या फिर एलियन के साथ, जैसे कि हमने देखा था 2 कंट्रीज़ के बीच में वार चल रहा है, एक साइड और दूसरी साइड के बीच में आना पॉसिबल ही नहीं है, तो कंट्री या फिर सामान पहुंचाना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। बाय ब्रीच, जैसे ए ने बी से कहा कि मैं आपको गुड्स 30 अगस्त को 30,000 रुपीज़ के ये वाले गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा, 50 पीसेस। ए ने वाई को कहा था, लेकिन आज 1 सितंबर है और मेरे पास कोई गुड्स नहीं पहुंचे हैं या फिर पार्शियल गुड्स पहुंचे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं किया या करा ही नहीं। रेमेडीज फॉर ब्रीच। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा ये, रेमेडीज फॉर ब्रीच। कि अगर ब्रीच आपने कर दिया या किसी आप पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है आपकी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सेक्शन 73 to 75 के अंदर ये रेमेडीज आती हैं। तो सबसे पहले आती है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप कह दो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं आपके साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। अगर आपने 30 अगस्त को गुड्स नहीं प्रोवाइड करे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं आगे गुड्स प्रोवाइड करने की, ना पेमेंट की जाएगी ना गुड्स आएंगे। ओके। डैमेजेस फॉर लॉसेस, या आप उस पार्टी से कह सकते हो मुझे आपकी वजह से इतने गुड्स का नुकसान हुआ, तो मुझे मेरे पैसे वापस करो। या फिर मुझे तो ये गुड्स 30 अगस्त की शाम को ही कहीं और भेजने थे, उन्होंने मुझे चेक भी दे रखा था और मेरा चेक बाउंस हो गया, तो फिर मुझे तो चार्जेस देने पड़ेंगे उल्टा उन्हें, तो आप मुझे लॉसेस के लिए पेमेंट करो। या फिर मुझे उनसे 10,000 का एडवांस आ रखा था, अब मुझे उनको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर कोर्ट कह देता है कि आपको, जैसे कि हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लिया था कि आपके यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मुझे कंप्लेंट मिली है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ बैन कराओ, बंद कराओ और बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, मुझे इंस्पेक्शन होते रहेंगे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। या जैसे हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है, आपका चालान कटा, आपने पेमेंट नहीं करी, तो कोर्ट कह रहा है आपको इस तरह के काम नहीं करने, किस तरह से इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन। अगर कोर्ट किसी पर्सन को कहता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या जैसे एलियन, अनसाउंड माइंड,
बैंकरप्ट पर्सन, तो उन्हें उस तरह के एक्ट से बाहर रखा जाता है। या फिर आपने एक एग्रीमेंट, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जैसे आपने ब्रीच कर दिया, काफ़ी मोटा कॉन्ट्रैक्ट था जैसे कि 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, और आपने पेमेंट ही नहीं करी, कह के कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि आप बैंकरप्ट हो। तो आपको कोर्ट रिस्ट्रेन कर देगा कॉन्ट्रैक्ट्स करने से। थैंक यू गाइस, मुझे लगता है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई हैव डन माई बेस्ट। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, स्टडी हार्ड, eat well, sleep and drink plenty.